बहुत सुंदर, पढ़ा देम। दो तो किताब, अपनी दो किताब दो। बहुत सुंदर, एकदम गुड, अच्छा बात कहा है। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है ना। तो हम बुके से चलेंगे, बहुत सुंदर बात है ये ना जी। तो देखिए किताबवा कह रहा है विविधता के बारे में, इसमें भी विविधता है, कहीं विविधता वाले लिखवाए थे। देखो जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो किताब जब खोलिएगा तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में जो चैप्टर 2 है और पेज नंबर 16 है, स्टार्टिंग वाला पे ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। नहीं, समृद्ध माने धनी नहीं, समृद्ध माने धनी है, माने जैव विविधता के मामले में बहुत धनी है। तो क्यों धनी है, तो यह विश्व की सारी जैव उपजाति का 8% संख्या, लगभग माने 16 लाख है बाबू। विश्व की सारी जो जीव जंतु हैं उनके प्रजाति का 8% माने 16 लाख भारत में पाई जाती है। पौधों की संख्या, जीव जंतु देखिए, मतलब सब आ जाएगा इसमें। सारी जैव उपजातियां, माने जैव उपजातियों में जैव मतलब जीव में जैव संसाधन नहीं पड़ता है, वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे आ जाए, मतलब जिसमें जीव पाया जाए। नहीं, हाँ, तो पेड़ों आ जाएगा और जीव जंतु आ जाएगा। तब अगर पूछ दिया जैव विविधता के बारे में तो आप क्या कहेंगे कि भारत में पूरे विश्व का 8% जैव उपजातियां पाई जाती हैं, जो कि लगभग 16 लाख के बराबर है। इसीलिए भारत क्या है, जैव विविधता में क्या है, धनी है, माने समृद्ध है। क्या है, समृद्ध है। अब देखिएगा बाबू, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 है। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत ऐसी उपजातियां हैं जो खोजी नहीं गई हैं। बहुत सारी उपजातियां हैं जो खोजी नहीं है, हाँ, पता नहीं चला है। जैसे हमारे आसपास रहती है, मोर बिला जाती हैं, नहीं कोई उस पर गौर नहीं करता है। हाँ, तो कल कि आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में क्या कह रहा है जी, पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनमें क्या पढ़ेंगे, एवं बताओ। ठीक है ना बाबू। तो देखिए कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। देख लीजिएगा, मतलब भारत में जितनी वनस्पतियां हैं 10% उसका लुप्त होने का खतरा है, माने लोग उसको काट रहे हैं या किसी प्रकार से नष्ट या क्षति पहुंचा रहे हैं। हाँ, फिर कह रहा है कि 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, माने 20% स्तनधारियां को लुप्त होने का खतरा है भारत में। तो अरे जो जीव जंतु जो चल रहे हैं, स्तनधारियां मतलब कि जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, दूध फीड कराते हैं, मिल्क। ठीक है, तो ये है दूध देने वाले, हाँ वो लुप्त हो रहे हैं। हाँ, स्तनधारियां उसी को बोलते हैं। तो देखिए बाबू है, सुनो, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयला और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका माने महुआ की जंगली किस्म और हुबरिडिया, हेप्टान्यूरोन, सुना बाबू, जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। भारत एक क्या है, समृद्ध देश है विविधता में, इसमें बहुत प्रकार की अनगिनत। अब देखो चावल के कई हजार प्रजातियां हैं भारत में, है ना, वैरायटी है। तो इसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर विविधता में पूछ रहे तो विविधता मतलब क्या, क्यों भारत क्यों आगे इसके लिए। विविधता मतलब कि अनेक प्रकार की जातियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की 8% उपजातियां भारत में जैव के मामले में पाई जाती हैं, जो कि लगभग 16 लाख के बराबर है ना। मतलब 16 लाख अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, है ना।
देखो हम लोग एक इंसान हो गए, इंसान के बाद एगो जानवर हो गया, एगो भेड़ हो गया, एगो कुकुर हो गया। तो ये सब क्या है, जंतुओं के प्रजाति हो गए ना हम लोग। बंदर हो गया, बंदरों में 4 प्रकार के बंदर हैं, एगो ललका आँखिया वाला, एगो करिका आँखिया वाला। हाँ होता है ना, उसी में कोई प्रकार का होता है। अब सुनो नहीं, एगो कटावा होता है, हाँ, एगो छोटकी पूंछ होता है, एगो दहिया लाल होता है। तो वो में कोई ऊपर जाती है बंदरवन में, तो वो बता रहा है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए बाबू है, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। सुनो बाबू है, भारतीय वन के आर्थिक महत्व। तो देखिए भारतीय वनों से उच्च कोटि के लकड़ी प्राप्त होते हैं, जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। नहीं, सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया। भारत में एक ऐसा भी चंदन पाया जाता है जो विश्व में उसकी बहुत मांग है ना, लाल चंदन भारत में पाया जाता है। तो मूवी बन गई पूरी पुष्पा 2, पुष्पा वही तरह बाबू। तो देखिए भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ई मत लिख दीजिए कि इतना महत्व है कि उस पे पुष्पा बन गया मूवी, ये ना लिखना है। हम लिखेंगे कि भारतीय वनों में पाई जाने वाली लकड़ियों से माने उच्च कोटि के लकड़ियां प्राप्त होती है, जिससे फर्नीचर और भी बहुत सारे सामान बनाया जाता है। मतलब उसी लकड़ियों से तो कागज बनता है, उसी से फर्नीचर बनता है। और यही नहीं, भारत में पाए जाने वाले वनस्पति से, अब बाबू सुनो, वनस्पतियों से जड़ी बूटियां भी बनती है जो विश्व प्रसिद्ध है। जैसे हिमाचल प्रदेश, सुनिएगा ध्यान से, एगो सुनो बाबू, बाबू सुनो, कहना था वो एथी वाला, हाँ, हिमालय यौ, जो कि चीड़ प्रकार की सदाबहार एक पेड़ है। सुनिएगा, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके टहनियों, डालियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कैंसर रोग में सहयोगी है। और यह दवा, इससे बनाई गई दवा विश्व प्रसिद्ध है। तो बताओ, अगर बेचा जाएगा तो तू फ्री में दान करेगा, उससे पैसा वैसा मिलेगा ना? का हो बाबू? हाँ, पेड़ कम हो गया, कहे उसको काटा जा रहा है बात लगातार, कोई लगा नहीं रहा है, खाली काट रहे हैं। तो सुनो बाबू, बाबू सुनो, तो ये आर्थिक महत्व का पेड़ है कि नहीं? मान लीजिए विश्व भर में जब इसके औषधि प्रसिद्ध है, औषधि मैंने दवा प्रसिद्ध है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो चाहिए पौधे को। हाँ, तो देखिए भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगर पूछ दिया तो लिख देंगे ना। लाल चंदन वाला लकड़ी पाया जाता है, जो कि वो भी विश्व प्रसिद्ध है। भारत के अलावा कहीं, हाँ ठीक है। भारत में जब अंग्रेज थे उस समय, और का बाबू, सुना बाबू, पुरानी जो रेल लाइनें बिछाई गई थी, तो उसमें जो ये क्या बोलते हैं, ये जो बीच में ऐसे वो मोटा मोटा ये थी कंक्रीट का पत्थर डाला गया है, वो पूरा लकड़ी का बना होता था, समझे? हाँ, पहले पूरा वो लकड़ी का बना होता था, कंक्रीट की जगह पूरा लकड़ी। जैसे चेंजिंग हुआ तब धीरे धीरे इसको ये बनाया गया है, पत्थर उथर, समझ रहे? अभी भी बिहार में कहीं कहीं छोटी लाइनों पे लकड़ी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी है, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन सी? विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात को ह्रास के कारण है। बाबू सुनो, किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति को और प्राणी को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब बाबू सुनो, हम कृषि के विस्तार के लिए जंगलों को काट रहे हैं, जिससे उनका आवास नष्ट हो रहा है, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे? विस्तार पूर्वक बताइए मानव क्रियाएं किस प्रकार। तो हम कहेंगे मानव क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से, माने निम्नलिखित माने नीचे लिखित है, निम्नलिखित प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। तब तो उसमें लिखेंगे कि हम कृषि के विस्तार के लिए, कृषि के विस्तार के लिखो, क्योंकि हम ना हो 1 2 हमारे 8, समझ में आता ना, 1 2 हमारे 8, तो कहाँ से खइया सन ना, और कपड़ा कहाँ से बनिए सन? कपड़ा आखिर मान लो जो भी उसको पढ़ने लिखने के लिए किताब कॉपी चाहिए, तो हाँ कहाँ से मिलेगा? तो हम जंगलों को काट रहे हैं कि कॉपी किताब हमारा लड़का पढ़े ना हो। कहाँ से खाएगा? तो हम कृषि का विस्तार कर रहे हैं, तो जंगलों को काट के कृषि बढ़ा रहे हैं।
तो उनसे प्राकृतिक वनस्पतियों का नष्ट हो ह्रास हो रहा है कि नहीं, और जो प्राणी जात है उसका प्राकृतिक आवास है वो बउआ सुना हो तो वो नष्ट हो रहा है कि नहीं। सुन लो बबू सुन लो, तो इसमें पहले लिख देंगे कि हम कृषि के विस्तार के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं जिससे प्राकृतिक वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं और क्या बोलते हैं जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। दूसरा बात कि हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं तो उसके चलते फैक्ट्री वैक्ट्री बैठा रहे हैं तो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। और क्या, हम रेल लाइनें जंगलों से गुजार रहे हैं जिससे मान लो अब आकाश में है तो नहीं जन्म ले जात, अब मान लो कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, मान लो कि हम जंगल के ऊपर ऊपर ले जाते नहीं तो हवा में ना ट्रेन को चलाएंगे, नीचे से कुछ पिलर उलर डालेंगे तो उससे हरास होगा है। कोई जंगल में ट्रेन कहीं ऊपर से नहीं है यानी नीचे से जा रही है, अब मान लो उसमें कोई ब्रैकेटिंग भी नहीं है, कोई भी जानवर जंतु आ जाता है बीच में तो ट्रेन वाला मार के चल जाता है। चाहे तो अगर स्लो चल के बचाव भी कर सकता था, लेकिन अब मान लो 120 में होता है तो रोकना भी संभव नहीं है। अगर रोक दिया तो सब लोग एक बार ना पूरा डिब्बा एक में लड़ जाए, सब लोग नाक को कुचा जाए, तो इसलिए वो अब मार के चल जाता है ना, तो इससे हरास हो रहा है। तो पहला क्या बताए कि कृषि विस्तार के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं। दूसरा क्या बताए, औद्योगिक विकास के लिए रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं जंगलों से होते हुए जिससे उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। और हाँ अब सुनिए, नदी घाटी परियोजना कर रहे हैं। मान लो कि हम बांध बना दिए, जैसे कामना राज्य में बांध बनाए थे कि कई हजार, मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख पेड़ हेक्टेयर, 4 लाख हेक्टेयर में बसे वन पानी जलमग्न हो गए नर्मदा सागर में। हाँ जैसे मान लो हम बांध बना दिए बाबू, तो बांध बनाएंगे और वहां से हम बड़े बड़े मोटर लगाएंगे कि जिससे पानी गिरे तो मोटर ना हो, क्या होता है क्या होता है डायनेमो से करंट प्राप्त हो है। तो हम पानी को रोकेंगे तो बताओ पीछे पूरा पानी का जमा हो जाएगा ना, तो पानी का जमाव इतना हो जाता है बाबू कि कभी कभी उस एरिया में भूकंप आ जाता है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर से भूकंप भी आ सकता है नहीं आता है। अब कई बार वो पानी का दबाव, अच्छा पानी इतना बढ़ जाता है कि वो आसपास के सभी गांव जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता है, छोड़ के जाना पड़ता है, पेड़ पौधे पूरे पानी में डूब जाते हैं। तो 4 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया था, कौन सा, हीराकुड बांध, नर्मदा सागर में वो। हाँ हीराकुड बांध कौन सा बात था, हीराकुड तो कृष्णा नदी में लिखा है। अच्छा चलो जाओ सुनो, तो बात सरदार सरोवर बांध, इस लोगों का बहुत विरोध भी हुआ, फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मान लो उसे लाइट और बिजली उजली, तो अब हम लोग दिन में रह रहे हैं, लाइट के चलते हैं ना, रातों में दिन दिख रहा है, तो इसी के नु तो लेकिन 4 लाख हेक्टेयर में पहले जंगल सब जलमग्न हो गए। मतलब जैसे हम बात बनाए ओकरा पीछे पानी रोके तो पानी पूरा, अब 4 लाख हेक्टेयर कम थोड़े ना होता है, बहुत होता है। और खनन बक्सा टाइगर रिजर्व वाला, हाँ अब देखो क्या बोलते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व में उत्खनन माने वही में कौन एथी मिल गया, कौन पदार्थ, हाँ डोलोमाइट मिल गया। अब वो हमारे लिए उपयोगी है, हम लगे खोदने, अब खोदेंगे तो जंगल उंगल बर्बाद होगा कि नहीं है। अब टाइगर कहाँ जाएंगे, अब टाइगर जमीन में नहीं जाएंगे, समझ रहा है। तो इससे ये सभी प्रक्रियाओं से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के प्राणी जात को नुकसान हो रहा है, वनस्पति का नुकसान हो रहा है ना बाबू, बुझ रहे, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद से भारत में विभिन्न समुदायों ने, अब भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया है। देखो विभिन्न समुदायों ने, तो एमनिया किताब में बहुत अच्छा दिया है, अगर किताब पढ़ते तो आप लोग खूब सुंदर हो जाता। हाँ कहाँ पे, राजस्थान में और भी कई राज्यों में, हाँ किधर गया, लास्ट में भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है, ये पूछ रहा है। समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय लास्ट में है, हाँ सुनिएगा। समुदाय और वन संरक्षण, बाबू सुनो, कह रहे कि वन्य
संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। माने हमारे देश में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, वनों में रहती है ना। और हम इस बात से अनजान नहीं है कि चिपको आंदोलन से हम लोग अनजान थोड़े ना है। चिपको आंदोलन टिहरी गढ़वाल नामक पर्वतीय क्षेत्रों में, यही ना, लोगों ने क्या किया, पेड़ के काटे जाने पर लोगों ने उसको उससे चिपक कर उसका रक्षा किया, है ना क्या बाबू। और उसके जो है क्या बोलते हैं, उसमें सबसे आगे जो थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जिसके नेतृत्व में हुआ था। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा नाम हो। तो देखिए बाबू, तो कह रहे कि भारत में कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय, अब बाबू सुनो, कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदायों ने सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर उसका बचाव कर रहे हैं, है ना। कुछ जगह ऐसा भी है कि सरकार के वन के नष्ट में या काटे जाने पर लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। एक जगह तो ऐसा हुआ कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया, 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। भैरवदेव डाकव सेंचुरी मतलब कि सेंचुरी घोषित कर देने का मतलब है कि आप उसमें अब काट कूट नहीं कर सकते हैं, लकड़ी उकड़ी नहीं उठा सकते हैं, है ना। उसमें प्रतिबंध लग जाता है, कोई बाहरी आदमी नहीं घुस सकता है। तब 5 गांव, देखो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से पाबंदी लगाते हैं। बाहरी लोग उसमें घुसपैठ नहीं कर सकते, सरकार भी उसमें काटकूट नहीं कर सकती, सरकार पर भी पाबंदी लगा सकते हैं वो लोग। देख रहे हो बाबू, तो देख लो ऐसे भी है। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि कई क्षेत्र में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इससे पता चलता है कि भारत में विभिन्न समुदाय भी जागरूक हैं और कई समुदाय ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं और सरकार के हस्तक्षेप को भी नकारते हैं या उसका विरोध करते हैं। क्यों? कि उनका वो आवास है, अगर सरकार पेड़ को काट देगी तो उनका आवास नष्ट हो जाएगा। वो उसमें फूल कौन मुंद जो भी निकलता है, चाहे लकड़ी, उसका उपयोग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो उनका जीवन का आसरा खत्म हो जाएगा और उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा। और शहर में उनको काम तो मिलेगा नहीं, कोई स्किल तो है नहीं। जंगल में कौन सा स्किल, पेड़ों पर चढ़ने का स्किल तो यहाँ शहर में पेड़ पर कौन चढ़ने के लिए पैसा देगा? पेड़ में कहाँ पेड़ है शहर में ना, भीख मांग के खाना पड़ेगा। नहीं, यही होता है, भीख मांग के खाना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं, चोरी डकैती करना पड़ेगा। अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये हो गया बाबू, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए बाबू। लास्ट बार, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज। जैसे रीति रिवाज माने हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है ना, कि अब देखे हुआ गाँव में कि एगो पेड़ हुआ है, पेड़ है पीपल के, चाहे नीम के, चाहे पर्वत के, आप देखेंगे कि उसके चारों ओर रस एथी बांधा गया है, धागा बांधा गया है, वो जब फोटो रहता है, वो जब टीका होता है और उसको लोग गोड़ लगते हैं। अब सोचो कि जिसको लोग गोड़ लग रहे हैं, किसी का मजाल के उसका पत्ता भी तोड़ दे, पर भगवान जी रहे नहीं, अब तरह उठा के पटक दिए, पर देवी माई रहे नहीं, एक पेड़ पर ना चढ़ जा, चढ़ने से भी वर्जित है। तो सोचो कि काटना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। मतलब कि वहां पे देवी जी रहती हैं। अगर मान लो सरकार के कोई अधिकारी आए, लोग 50 को कोई अधिकारी आ गया किसी भारी बरगद के पेड़ को काटने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है उधर से सड़क बनाना, और उस सड़क बरगद का पेड़ बीच में आ रहा है। अब सोचो, सड़क उतना दूर से घूम सकता है लेकिन पेड़ नहीं कटाएगा। काहे कि लोग आएंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे देवी माई रहे नहीं। अबे तू लोग तिगड़ कर बोलो तो सब देवी माई सबके देह पे आ जाई है नहीं, सब लोग लगेगा मारने तरह के, तब डरा जाता है। सही में लोग अगर बौखला गया, मान लो एक गांव के 50-60 लोग बौखला गया, तो वो अधिकारिया क्या कहेगा, सही में देवी माई आ गई बनी एक पर मार लगी हम। तो जाके सरकार और बताता है कोई जब बहुत भारी पेड़ है, हुजूर सड़क ही मैं नहीं, सड़क ही मैं घुमा दीजिए,
अब फिर से सड़क को घुमाया जाता है। देखना तो देखिए बिहार में आप देखे होंगे कि आम के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को और ये इमली के पेड़ को बहुत लोग पूजते हैं। इसको इसका बचाव करने के लिए देखो नीम, पीपल, इससे डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता रहता है 24 घंटा, समझ रहे हो। इमली से मिलता है, इमली से भी ऑक्सीजन मिलता है। इमली का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा बिहार में है, जी आप सही बता रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा है। देखो हमारे एरिया में, हमारे गांव में देखो ऑन कैमरा है, एगो थे नेटुआ बीर बाबा, और नेटुआ बीर बाबा जाने जाते थे भारी इमली के पेड़ से। महेश बाबा थे वो जामुन के पेड़ से। देखो तो जामुन के पेड़ को भी लोग पूजा करते थे, इतना भारी। और सोनो का हुआ, वो जामुन के पेड़ काट दिया लोग, मुस्लिम लोग काट दिया। देखो हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम लोग कटवाने वाला तो हिंदू था ना, हिंदू के जमीन में था, वो कटवा दिया। महेश बाबा थे नहीं, और वो इतना जागता थे, सुनने में आया कि जो काटा था ना, तो जो काटा था उसका देहांत हो गया, और उसके घर में भी 1-2 लोग मर गए। तो सोचो कितना भारी जागता पेड़ था, कितना भारी भगवान से हाँ शक्ति थी। अब इतना लोग पूज रहे हैं तो झूठे थोड़े पूज रहे हैं। वो एरिया में तुम चल जाओगे, खाली कह दोगे जय महेश बाबा, कौनो भूत ना आई कर लगे। हाँ तो हम लोग कभी भी आज भी उस एरिया से निकलते हैं, जैसे हमारे घर के लोग ना, तो मम्मी कहती है कि महेश बाबा, नेटुआ बीर बाबा, पीछा बाबा की गोल्ड है। हमारे एरिया में 50 बाबा है। अगर तू कह देगा कि भाई काम आज करके जाएंगे, वो काम नहीं होगा। इसीलिए कहे कि 50 बाबा जो है, तो 50 बाबा से हरबस लगा रहा है। एरिया में गया, कहा कि आज तो हम सपराइया के जाएंगे, तो पक्का बजता है हाथ गोड़ कुछ कटाएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन तू वो 50 बाबा हम रोज रोज काटते नहीं, सपरते नहीं थे, तो उस दिन सपर जाएगा, मैंने काट दोगे, तुम चले आओगे। फसल उसल कोई काटने गए हो, अब मान लो हम गए, कहे आज तो सपराइए के जाए, 50 बाबा का नाम नहीं लिए, बस हाथ काटा जाएगा, कुछ कटा जाएगा। कहीं उस अरे में बहुत भूत उस रहता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए उधर है 50 बाबा, नेटुआ बीर बाबा, महेश बाबा। जब जाओ सबका नाम लो, एरिया में जाओ तो, या उस एरिया से निकल रहे हो, लखनऊ आ रहे हो, चाहे कहीं भी, तो हमारे घर के लोग कहते हैं, चाहे किसी के भी घर के लोग, कि नेटुआ बीर बाबा, 50 बाबा आई है, महेश बाबा का नाम रख लिया, तब जाइए, शुभ शुभ होई। तो हम लोग आते हैं तो गोल ला के आते हैं। घर के पिछुआरे जाते हैं तो महेश बाबा, 50 बाबा होते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। एगो सपहा बाबा है, 4 गो बाबा हैं लोग, नेटुआ बीर बाबा, महेश बाबा, सपहा बाबा और एगो 50 बाबा, 4 गो बाबा हैं लोग हमारे एरिया के। तो कहीं भी उस एरिया से कोई भी निकलता है तो इन चारों लोगों को गोल ला के निकलता है, समझे। और सब जगह पे भारी भारी पेड़ था। तो देखो जो नेटुआ बीर बाबा थे वहाँ इमली का पेड़ था, जो महेश बाबा थे वहाँ जामुन का पेड़ था, 50 बाबा के पास अभी भी है पीपल और नीम का पेड़ बहुत भारी। देखो ये 50 आज तक नीम और पीपल का पेड़ काटाया नहीं है। उस पर लड़का सब, अब बच्चा है तो भाई 50 बाबा जानते हैं कि बच्चा है, सब खेलेगा, तो बच्चों चढ़ के कुकुका खेलता था, सब हम खेले हैं। वो पेड़वा पति पर लोग पूछते हैं, हम लोग कुकुका खेले हैं चढ़ चढ़ के। जैसे नीचवा डंटवा रहता है, अल्लाह में पहला कहेंगे डंटवा फेंकते हैं, ये कुकुका। अब जब ये पेड़ पर चढ़ेगा दूसरा के ऊपर छूने, तो दूसरा का कूद के डंटवा उठा के कहेगा डंटवा उठा के सटा के डंटवा में कू कहेगा। तो यानी कि अब जब तुम डंटा पकड़ के कू कह दिए, तो फिर से पैर उठा के डंटा फेंक के जाएगा, भगला भगला लाएगा, फिर डंटा एक गोला बनाए रहेगा, उसमें डंटा रखेगा, फिर दूसरा का छूने जाएगा, तो तीसरा का कूद के कू बोल देगा। उसी तरह उसको पदाते रहेंगे। पदाना आने के बाद उसको फेंकना डंडा को, फिर लाएगा, फिर फेंकना, फिर लाना, उसको पदाना बोलते हैं। देखो तो देख रहे हैं ना ए बाबू, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो किस प्रकार से है, तो बिहार में लोग, सपोज मानो बिहार के लोग इतने भोले होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि पेड़ बचाने के लिए वो लोग उसको पूजा करने लगते हैं। कितना अच्छा बात है। सुनो, अब मान लीजिए आप लखनऊ से गए, आप समझदार हैं, आप किसी पेड़ को बचाना चाहते हैं, कुछ मत करिए। हमारे स्कूल है ना जो बिहार में, वो स्कूलवा के बगलवा में छठी मैया है लो, और वहां पे बहुत भारी पीपल का पेड़ है, इतना भारी, और लोग उसको पूजा करते हैं। आज तक क्यों कोई नहीं काट पाया? क्योंकि जो भगवान जी रहते हैं, लोग पूजा करते हैं, उसको काटने कोई भी अधिकारी या चाहे सरकार, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाए तो काटने में डरेगी। क्या है? सब लोगों के विरोध में हो जाएगा।
चाहे कितनों फोर्स उतार दे, काहे से कि बहुत दूर दूर के लोग पूजा करने आते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं काटा जा सकता है। तो मान लो अगर तू यहाँ से होशियार है, तू पेड़ बचाना चाहता है बिहार में, तो कुछ मत करो, बस देखिए क्या करिए। सुनिए बाबू, ना ना तब वो लोग राजी नहीं हो गए। बाबू सुनो, मान लीजिए आप यहाँ से गए, आप पेड़ को बचाना चाहते हैं, तो कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, बस आप लाल धागा उस पेड़ के चारों तरफ घुमा दीजिए, आप बस सिंदूर लाइए, थोड़ा टीका कर दीजिए, 2-4 को फोटो रख दीजिए, अजीब टाइप का एगो अपना हाथ से माने कंप्यूटराइज बनाए हुए कोनो बाबा के चित्र बना दिए हैं ना, अब बस वो जब फोटो निकलवा के उजा लगा दीजिए, अब बस 5 दिन आप पूजा करिए, 5 दिन लगातार रोज। देखिए 7वें दिन या 6वें दिन 2 लोग और आपके साथ साथ पूजा करने आएंगे, फिर 10 दिन बाद और लोग दिखने लगेंगे, 20 दिन बाद और बस पूजा पाठ शुरू। अब वो पेड़ कभी नहीं काटा सकता है, चाहे वो कोई प्रयास कर ले, पेड़ नहीं कटाएगा। काहे? अगर वो मान लो अगर वो कोनो गांव का नाम बता दो, जैसे मान लो गणेशपुर रहमानपुर गांव का नाम है, तो लोग कहेंगे गणेशपुर रहमानपुर के बाबा का पेड़ है, ये बाबा जी का पेड़ है, कोई काट नहीं सकता है। मान लो सपोज समझ रहे हो क्या क्या तरीका है, ऐसे होता है। अब एक एरिया माने मान लो उन्हें कहने बंदर मर गया, बिजली उजली से चाहे कुछ से, अब सभी लोग लागेंगे चंदा जुटाने। हनुमान मरा था, तो अब हनुमान मंदिर हो बनना चाहिए। हनुमान मंदिर नहीं बनेगा, मान लो गांव में कोनो कुछ घटना हो गया, तो तुम अब बहुत लोग जोड़ने लगेंगे, कोई साधु बाबा लग जाएगा, तो साधु बाबा कहेंगे सुनो कि आपके गांव में कोई बंदर मारा था क्या, वो कहीं से भनक पा गया, आपके गांव में कोई बंदर मारा था, तो हाँ, तो अब वो हर साल किसी न किसी का डेथ होगा, नहीं तो वो जहाँ हनुमान मंदिर बनना चाहिए उस स्थान पे जहाँ बंदर मारा। अब सब लोग चंदा लगेंगे जुटाने, अब वो जब मंदिर बनना निश्चित है, हनुमान मंदिर बनेगा, चाहे जिस तरह बने, लोग चंदा दूसरे गाँव से लोग जाएंगे चंदा मांगने, साइकिल से जाएंगे लोग, चंदा मांगेंगे लोग, पैसा जुटेगा, हनुमान मंदिर बनना ही है। जहां जहां भी देखना कि अगर हनुमान मंदिर बना है बिहार में चाहे कहीं, वो 80% निश्चित है कि वहां कभी बंदर मरा होगा और लोग चंदा जुटा के बनाए होंगे। काहे? वो गांव में किसी का मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो नहीं हो जाता है, गांव में होता रहता है। अरे बाबू सुना हो, एक्सीडेंट होता रहता है। अब उनमें कौन कोई जगह हनुमान मरे थे ना, अब ये खतरा होता रहेगा, अब सभी लोग डर आ जाएंगे, लगेंगे चांदा जुटाने, हनुमान मंदिर बन जाएगा। ऐसे होता है। सब छोड़ो, हम तमकुही रोड में अपने मौसी के यहाँ जहाँ रहते थे, वहां पे हनुमान मंदिर बना है, एकदम बिजोड़ बना है, मैंने मूर्ति भी लगा है, बहुत अच्छा। हम कभी जाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे। हाँ, तो वहाँ हनुमान मरा था। अब बाबू वहाँ मुर्घटिया था, माने वो लोग फुकाते थे। अब वहाँ हनुमान मंदिर, अब शुभ हो गया, लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, छठी मई बन गई है, हनुमान मंदिर हो गया है, इतना पूजा हो रहा है, हनुमान मरा था। देखो ये हो गया बाबू। तो रीति रिवाज में अगर पूछ दिया तो लिख देंगे ना, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जल वाले पे एक आध को क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, तीसरा चैप्टर से, तब छुट्टी करते हैं। जल संसाधन, तो सुनिएगा बाबू, अगर पूछ दिया बाबू जल संकट क्या है या जल संसाधन क्या है, अगर जल संसाधन चाहे जल की उपयोगिता, तो सुनो बाबू, तीसरा चैप्टर पढ़ा दे रहा, वही लगला तनसुख कहना कहलू किताबो बाबू, देखो एगो किताब बता रहा बाबू, देखो में जल संसाधन में क्वेश्चन बताओ। हाँ, अगर ठंडा है तो अच्छा नहीं है, अगर गर्म है तब भी अच्छा नहीं है, अगर है तो डूब के मर जाएंगे, अगर है तो देखा तरह हो। मैंने जल का उपयोग नहीं, जल का दुरुपयोग कैसे करें, ये राघवेंद्र से सीखो। जल है तो डूब के मर जाएंगे, जल नहीं है तो बिना पीले मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। और बताओ, ठंडा है तो पी लेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, गर्म है तो पी लेंगे तो नोटिया जड़ जाएगी। इनका तो दुरुपयोग सीखो। चलिए तो हम उपयोग बताते हैं बाबू। जल का उपयोग, जल का उपयोग तो हम लोग देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं ना बाबू। सुनो, नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए नहीं, कपड़ा धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए,
ना अरे कार चलने के जल संकट पर चाहे जल पर एक आध गो हर साल क्वेश्चन पूछता है, देखिए उसमें पूछा भी होगा, तो बताइए तब। अरे पूछा इसमें हाँ बाबू है देखो 2020 में 24 में, अरे बाप रे कितना सुंदर क्वेश्चन पूछ लिया बाबू। और कि जल दुर्लभता क्या है, इसके क्या कारण है? जल दुर्लभता इसके 3 प्रमुख कारण बताइए 2020 में और 24 में। है बाबू और पूछ रहा है कि जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संग्रहण की पद्धति वर्णन कीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। लाभ और हानि बताना है बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं बाबू। सुनो, जल जल तो समझ गया कि हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, सब लिख देंगे। विद्या लेके आएंगे हम कल। हाँ हाँ, अब सुनो बाबू, तो जल दुर्लभता क्या है बाबू? सुनो, जल संकट अगर पूछे दे तो क्या है, तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनो। जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाती है। अनुपलब्धता माने अनुपस्थित होना, माने जल है या नहीं। हाँ, जैसे राजस्थान में और भी बहुत जगह जल की काफी कमी है। राजस्थान में भी बाढ़ आ गया। हाँ, बाढ़ आ गया था। तो सुनिए, जल की अनुपलब्धता ही जल संकट मानी जाती है। जल संकट के आने से क्या हो जाती है बाबू? मिट्टी में दरारें फट जाती हैं ना, हो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, फसल सूखने लगते हैं, चिड़िया मरने लगती है, किसान भाई दुखी रहने लगते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ वन सूखने लगते हैं। तो जल संकट के कारण है। तो सुनिएगा बाबू, जल संकट कैसे कहेंगे? जल की अनुपलब्धता या अनुपस्थिति ही जल संकट कहलाती है। और जल संकट का आने का उद्देश्य क्या है कि भौम जल स्तर नीचे हो जाता है। जल संकट आ रहा है, यानी कि ये बताओ, जल संकट आया, हम वो जब पंपू सेट से पानी निकाल सकते हैं? जल संकट का मतलब ऊपर पानी निकलवा नहीं करेगा, चाहे तू अब 1000 फीट नीचे खोदेगा तब पानी निकलेगा। लेकिन बिहार में क्या है, जहां 25 फुट खोदा पानी निकलना शुरू, यानी कि जल स्तर अच्छा है। वहां पे नदी होती होंगी ना ज्यादा, क्योंकि देखो बिहार में कंक्रीट वाला ज्यादा तो है नहीं, लखनऊ के जैसे। बिहार में है कि हर जगह पे देखोगे, हर गांव में 4-5 हर पोखरा मिलेगा। अब पोखरा क्या करता है? भौम जल स्तर को मेंटेन करके रखता है। बारिश का पानी आया, बहा नहीं हो, पानी पोखरा में रहा, पोखरा से नीचे सूख के चल गया। पोखरा माने गोबर का नहीं, पोखरा मतलब पोखरा नहीं खलो जानो, तालाब। इट्स कॉल्ड तालाब। इट्स कॉल्ड इंग्लिश में कौन सी कॉल जाइयो? तालाब को वेल, पॉन्ड। इट्स कॉल्ड पॉन्ड। पोखरा मतलब इट्स कॉल्ड पॉन्ड। सुनिए, तो सुना हो बाबू, तो जल संकट पूछ देगा तो बहुत बार भौम जल स्तर का नीचे गिरने का कारण पूछ देता है ना। तो अब जैसे उस एरिया में अगर फैक्ट्री उक्ट्री बैठाया है, तो फैक्ट्री ज्यादातर भौम जल स्तर का उपयोग करती है। नदी वदी अगर पानी नदी आसपास में नहीं है, तो फैक्ट्री ज्यादातर जल भौम स्तर का प्रयोग करती है। हाँ, भूमि से पानी निकाल के उपयोग करती है, जो कि गलत है। अगर नदी कितना भी दूर है, तो ज्यादातर प्रयास किया जाता है कि फैक्ट्री वहां बैठाया जाए जहां नदी का स्रोत हो। अब बहुत लोग फैक्ट्री बैठाने के बाद नदी का स्रोत तो मिल जाता है, फिर से उसका वेस्ट नदियों में छोड़ देते हैं, तो ये दूषित करता है। जैसे कई जानवर अब मारे जाते हैं, चाहे मछली मारी जाती है, चाहे उस पानी का उपयोग अगर कोई किसान कर रहा है, उसका खेती नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है ना। तो अगर कोई भी, तो देखिए बाबू तो कह रहा है कि जल की दुर्लभता तो समझ में आ गया ना है बाबू। जल की कमी या जल संकट अगर पूछ दे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना है बाबू। सुनाओ, बहुउद्देशीय परियोजना सुनो, अगर पूछ दिया तो पूछता भी है, अब पूछेगा भी, हो सकता है पूछ भी दे। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो हम कहेंगे नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो सुनिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ बहुत सारे कार्यों को संपादित करती है। जैसे क्या, मान लो नदी पे हम बांध बनाए, चाहे नदी से तो हम मछली पालन करेंगे, नदी से कृषि करेंगे, नहीं नदी से ही फैक्ट्री चलाएंगे, मतलब उसके पानी से। नदी से विद्युत उत्पादन होगा तो हम लोग उजाले में हैं। ये सब इसी से न हो रहा है, हाइड्रोलिक जो भी नहीं, मतलब डायनेमो नचा रहे हैं पानी से। तो सुनो बाबू तो अगर बहुउद्देशीय परियोजना कह देगा तो कहेंगे कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ बहुत सारे कार्यों को संपादित करती है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन और पर्यटन। पर्यटन कैसे, मान लो कि नदी है तो उसमें आप नाव, 2-4 गो नाव वाला छोटकी क्या बोलते हैं उसको,
वो हाँ उसको उसमें रखवा दिए ना। अब 5 मिनट का कह दी जाए 10 मिनट का 50 रुपया बैठ जा ना जाओ हैं। उसमें एगो ड्राइवर रहेगा वो तेरा के पीछे बैठाएगा और खूब एकदम उड़ाएगा हैं? नहीं नदी में होता नहीं है बाबू पर्यटन वाला। अब सब छोड़ो ना है नहीं के नो एतिया में ऊ वाला है लेकिन वो मोटर वाला नहीं लगा है कौन पार्कवा में और सुदर्शन पार्क दर्शन पार्क एजा खुला है लखनऊ में नया न्यू यूपी दर्शन पार्क वो में हम लोग गए थे। अब खूब बढ़िया पानी के नाव बनाए पानी बनाया है और में नाव है 3-4 गो लेकिन नौवा शायद हाथ से चल रहा है कि पता नहीं कैसे। हाँ हैंडल है सही भी है ये एक तरीके से गलत भी है। कौन चीज ये वहाँ कब पूछ देता है बाबू ए सुनो हो बहुदेशीय पूछ देता है कि बहुदेशीय परियोजना के लाभ तथा हानि तो क्या लाभ है हानि क्या है। तो लाभ तो बता दिए कि बहुदेशीय परियोजना से बहुत सारे लाभ हैं। इससे मत्स्य पालन कर सकते हैं कृषि कर सकते हैं विद्युत उत्पादन कर सकते हैं पर्यटन कर सकते हैं। लेकिन बहुदेशीय परियोजना से हानि क्या है। तो बाबू देखो जब हम बांध बनाएंगे तभी तो बिजली उत्पादन करेंगे। अब बांध बनाएंगे तो अभी क्या पड़े मध्य प्रदेश में सारे 4 लाख था ना 4 लाख हेक्टेयर वहां का जमीन पे पूरा जलमग्न हो गया पेड़ पौधे पूरे नष्ट हो गए। वहां आसपास के जो है गांव क्या हो जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है तो ये सब कारण है। हाइड्रोलिक प्रेशर बन जाता है तो कभी बहुत बार भूकंप आ जाता है तो ये होता है। तो इसके ये दुष्प्रभाव है लिख लेंगे नू। तो इसमें दिया भी है बाबू बहुदेशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि। तो सुनिएगा तो लाभ क्या है। तो कह रहे कि बहुदेशीय परियोजना के अंतर्गत नदियां पर बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। हाँ बहुत सुंदर बाढ़ नियंत्रण सिंचाई के लिए जल उपयोग किया जा सकता है विद्युत उत्पादन मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो ये है इसका लाभ। हानि क्या है। हानियां सुनिए नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाएगा तो उसका पानी दूसरी तरफ मुड़ेगा माने मोड़ सकते हैं। तो कह रहा है कि प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है जिससे नदियों का तल अधिक सख्त हो जाता है। साथ ही नदियों के जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। देखिए जैसे मान लो अगर हम बांध बना के उसका प्राकृतिक रुख मोड़ दें तो उस देखो नदी जिधर से बह रही थी पहले वो प्राकृतिक था उधर मछलियों का हर चीज खाना होना या पौष्टिक जो भी मिल पाता था। अब हम अपने तरीके से बांध बनाकर अपने तरीके से उसको मोड़ रहे हैं तो उसमें जो है जलीय जीव भी प्रभावित तो होंगे। समझ रहे हो जलीय जीव प्रभावित होंगे। और क्या कर रहा है बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। समझ रहे हो। अब जैसे तुम बना दिए इस पे गंगा नदी पे और उसमें डॉल्फिन पाई जाती है तो उसको दिक्कत। हाँ बाबू ये डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन हर जगह नहीं सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाएगी पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाएगी याद रखिएगा। भैया हमको आज पता चला कि इंडिया में भी डॉल्फिन है। अरे नहीं क्या नाम है उसका शार्क होगा। अरे नहीं अरे नहीं सुन स्टारफिश नहीं मंगूरी मांगुर प्यासी गंगा नदी में पाई जाने वाली जो मछली है वो पता नहीं डॉल्फिन है नहीं डॉल्फिन है वो। गंगा नदी में कौन सी मछली पाई जाती है सर्च करो। वो जो मछली पाई जाएगी वो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाती है। नहीं भैया तो डॉल्फिन अरे अपना राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ देख रहो राष्ट्रीय जलीय जीव मेढक बताओ देख रहो राष्ट्रीय जलीय जीव सर्च करो। अरे हमारे घर में पड़ता है मेढक का साला ये तो गूगल देने वाला सवाल है। अरे पहली बार जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव ना सर्च कर लो पक्षी पढ़े हैं और भी पढ़े हैं राष्ट्रीय जलीय जीव राष्ट्रीय जलीय जीव मछली बताओ मछली अरे देखो गंगा का डॉल्फिन सुनो बहुत सुंदर सुनो गुड गुड गुड। हाँ ऐ सुनो बाबू
गंगा की डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो दुनिया के किसी भी महासागर सागर में नहीं पाई जाती है, याद रखना। ये सब विलुप्त करना चाहते हैं। हाँ डेल्टा पैदा करती है ये आगे। सुनो बाबू भैया बस हैं? हाँ बस बस भैया आज स्कूल जाना जल्दी आया। आ जाओ। तो आज तक इतना ही। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में जल वाले में बहुउद्देशीय परियोजना बताए हैं, उसके हानि और लाभ बताए हैं, जल संकट बताए हैं, ठीक है ना। बस रहने दीजिए आज तक।